नहीं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको पता होगा फाइनेंस जो होता है, पैसा जो होता है, उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क और बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। कई बार क्या होता है, हमें पैसे की जरूरत होती है, हम अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी से पैसे उधार ले लेते हैं, उनको उधार दे देते हैं। कई बार ये पैसा हमें उनको वापस नहीं देना होता है, कई बार हमें ये पैसा वापस देना होता है। तो बहुत तरह के ऐसे रूल होते हैं कि आप रिलेटिव के साथ में कितने तरह का पैसे का व्यवहार कर सकते हैं, कब दोस्तों उन्हें आपको गिफ्ट के तौर पर जो पैसा लिया है इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना है, कब आपको टैक्स देना है। बहुत तरह की लिमिट्स होती है दोस्तों। रिलेटिव के साथ साथ में अगर आपका कोई नॉन रिलेटिव है, उससे आप ये पैसा लेते हैं, गिफ्ट के तौर पर लें या लोन के तौर पर लें, इनकम टैक्स के अंदर लेने वाले और देने वाले को बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। नहीं तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल केस देखे हैं दोस्तों, जब उनका केस इनकम टैक्स में खुल जाता है, तब सामने वाला व्यक्ति जिसने गिफ्ट दिया था वो मौजूद ही नहीं होते हैं और उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों, गिफ्ट अगर आप किसी भी रिलेटिव से लेना चाहें तो आपको कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है और आपको उसे कैसे मेंटेन करके रखना है डॉक्यूमेंटली, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स फ्री लिमिट की, जो अमाउंट आप रिसीव्ड कर सकते हैं एज ए गिफ्ट रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से। इसके अलावा इन रिलेटिव और नॉन रिलेटिव की क्या डेफिनेशन होती है। आपको पता होगा समय समय पर इनकम टैक्स के रूल बदलते रहते हैं। 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 हो या अगला साल हो, आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 था और 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाने वाला है। तो काफी सारे डाउट्स हैं दोस्तों, आज आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई भी अमाउंट किसी भी व्यक्ति को लेता है या देता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपने अपने अड़ोसी पड़ोसी भाई रिश्तेदार से कोई पैसा लिया, तो आप एज ए गिफ्ट भी ले सकते हैं और एज ए लोन भी ले सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए दोस्तों आपके दोस्त ने आपको 1 लाख रुपए दिया और वो बोलता है कि मैं 1 महीने बाद आपको वापस लौटा दूंगा। एक होता है कि आपके फादर ने आपको 1 लाख रुपए दिया और बोला कि ले बेटा तू तेरा कोई भी इसको यूज कर ले। तो दोनों चीजों में फर्क है। अगर आपने वो पैसा वापस लौटाना है तो आपको और सामने वाले को वो लोन दिखाना पड़ेगा। अगर आपको वापस नहीं देना है तो वो गिफ्ट कहलाता है। दोस्तों, आपको रूल पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस लोग लाखों में नहीं करोड़ों में पैसे का इधर से उधर कर देते हैं और उन्हें टैक्स फ्री लिमिट नहीं पता होती है। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि ये जो आपने गिफ्ट लेना है या नगद में लेना है, बैंक में लेना है या काइंड में लेना है। और मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं और मेरे फादर से गिफ्ट लेना है, तो क्या पहले मैं अपने अकाउंट में लूं, खुद के में, या डायरेक्ट ही मेरे फादर से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूं। कार को गिफ्ट में, ज्वेलरी को गिफ्ट में, जितने भी आप गिफ्ट के ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको कैसे जस्टिफाई करना है, आईटीआर के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन रखने हैं। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। मैक्सिमम अमाउंट, आप कितने अमाउंट का गिफ्ट आप अपने रिलेटिव या नॉन रिलेटिव से ले सकते हैं। गिफ्ट को एक बार में लेना सही है या बार बार लेना सही है। मान लीजिए हर महीने आप अपने फादर से, मदर से, वाइफ से, हस्बैंड से, किसी से भी एक फिक्स अमाउंट या कोई भी अमाउंट लेते हैं, या आप जिंदगी में सिर्फ एक बार ही लेते हैं। आपको बैंक में लेना है, कैश में लेना है, कार मिल रही है, शेयर मिल रहे हैं, हाउस मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रही है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट गिफ्ट लेने वाले को और देने वाले को संभाल के रखने हैं। इनकम टैक्स रिटर्न किसे भरनी है, कब भरनी है और इसको गिफ्ट को कहां पे दिखाना है। जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है यानी कि डोनर है, उसकी सोर्स ऑफ मनी का भी कब और कैसे पूछा जा सकता है कि गिफ्ट देने वाले के पास पैसा कहां से आया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट पहले 1961 था, अब 1 अप्रैल से 2025 हो जाने वाला है। इसके अलावा जीएसटी, आरबीआई, फेमा, ईडी, बहुत तरह के दोस्तों ऐसे संस्थाएं बना रखी हैं। वहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि आप कितनी अमाउंट का गिफ्ट किसे दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते हैं। गिफ्ट कैन बी टेकन, किसी से भी लिया जा सकता है दोस्तों, चाहे वो रिलेटिव हो आपके, आप रिलेटिव की लिस्ट भी अभी हम डिस्कस करेंगे, चाहे आपके नॉन रिलेटिव। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपको 10 लाख रुपए गिफ्ट देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन दोस्तों मैंने ऐसा कोई फ्रेंड नहीं देखा है जो आपको 10 लाख रुपए का गिफ्ट दे। तो सबसे पहले हम नॉन रिलेटिव की ही बात कर लेते हैं। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव, मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपको 1 लाख का गिफ्ट दे दिया, आपके दोस्त ने दे दिया, तो ये अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपके पूरे
साल के मिलाकर के गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा चले जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों 20,000 आपको 2 व्यक्तियों ने गिफ्ट दिया तो आपके ऊपर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए एक तीसरा व्यक्ति और था, उसने भी 20,000 दे दिया, तो तीनों मिलाकर के 60,000 आपके हो चुके हैं। तो इस 60,000 रुपये को आपकी इनकम में जोड़ना पड़ेगा और आपकी स्लैब रेट के हिसाब से आप ओल्ड में जाते हो या न्यू में जाते हो, न्यू टैक्स रिजीम में आपको पता होगा 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो यह आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इस गिफ्ट के अमाउंट पर भी 30% टैक्स देना पड़ सकता है। यह डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी बाकी की इनकम कितनी है, आप कौन से टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिलेटिव की, हमारे रिश्तेदार की, जो हमें गिफ्ट दे सकते हैं और कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों इंडिविजुअल की बात करेंगे। इंडिविजुअल क्या होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पैन कार्ड का चौथा अक्षर P यानी कि पर्सन है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे सुमित एक इंडिविजुअल है। अब बात करते हैं सुमित के फादर साहब की। सुमित के फादर साहब सुमित को कितना भी गिफ्ट दे सकते हैं, सुमित की मदर सुमित को कितना भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये रिलेटिव हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डॉटर की एंड सन की। मान लीजिए सुमित शादीशुदा है और सुमित अपनी बेटी को कोई भी गिफ्ट देना चाहता है, या बेटी फादर को गिफ्ट देना चाहती है, या बेटा देना चाहता है, तो ये भी कितना भी आप इसको गिफ्ट दे सकते हैं। सुमित के भाई हैं अमित, मान लीजिए सुमित की सिस्टर है तनीषा, तो ये सुमित को गिफ्ट दे भी सकते हैं और सुमित से गिफ्ट ले भी सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सुमित के जो फादर थे, मतलब उनके पिताजी थे, उनके भाई, मान लीजिए सुमित के जो पापा के भाई हो गए, वो कौन लगेंगे? सुमित के चाचा जी लगेंगे या लगेंगे ताऊ जी, या सिस्टर उसकी बुआ, सुमित की बुआ है, वो भी सुमित को गिफ्ट ले सकती है या दे सकती है। अब सुमित की जो मम्मी है दोस्तों, मेरी मदर है, मेरी मदर के भाई मेरे क्या लगेंगे? मेरे मामा जी लगेंगे। मेरे मामा जी मुझे कितना भी गिफ्ट दे सकते हैं। और मासी, मेरी मम्मी की जो बहन है वो मेरी मासी लगेगी। अब बात कर लेते हैं स्पाउस की। दोस्तों अभी तक ये जो दिन है सुमित जी की लाइफ में नहीं आया है। अगर सुमित की कोई वाइफ होती है, उस वाइफ से सुमित कितना भी गिफ्ट ले सकता है और दे सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपकी वाइफ है उसके ब्रदर की, मतलब सुमित का अगर कोई साला है तो उस साले से भी कितना भी गिफ्ट ले सकते हैं और दे सकते हैं। और सुमित की वाइफ की जो दोस्तों सिस्टर होगी, जो सुमित की साली होगी, दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल साली और साली के बात की गई है। कोई चाचे के, ताऊ के, ऐसे आगे जाकर के साले साली आती हैं, वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। तो सुमित की साली भी सुमित को कितना भी गिफ्ट दे सकती है। अब सुमित की जो वाइफ है उसकी मदर यानी कि सुमित की सासू माँ हैं, वो भी उन्हें कितना भी गिफ्ट दे सकती हैं। और फादर, सुमित के जो ससुर जी हैं, वो भी कितना गिफ्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों एक डेफिनेशन यहाँ पे रह गई है, स्पाउस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल आर आल्सो कंसिडर। अब स्पाउस की क्या बात करेंगे? मेरे फादर हैं, मेरे फादर की स्पाउस कौन होगी? मेरी मदर, वो तो ऑलरेडी आ चुकी है। और अब यहाँ पे नीचे आएंगे मेरे फादर के जो भाई हैं, मतलब मेरे चाचा और मेरे ताऊ। तो ताऊ और चाचा की वाइफ, मतलब चाची और ताई भी इसके अंदर आ जाएगी। मेरी सिस्टर है जो पापा की, वो मेरी बुआ, तो बुआ है तो उसके स्पाउस फूफा जी भी आ जाएंगे। अब मेरी माता के जो भाई हैं, मेरी मम्मी के भाई मेरे मामा हैं, तो मेरी मामी भी इस लिस्ट में आ जाएगी। मेरी मासी है, मासी के जो हस्बैंड है मौसा जी, जिन्हें कि मौसड़ जी बोलते हैं, वो भी इस लिस्ट में आ जाएंगे। अब मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ की जो ब्रदर है, मेरी वाइफ का जो साला है, उस साले की वाइफ, और मेरी वाइफ की जो सिस्टर है मेरी साली, उस साली का घरवाला भी मेरे रिलेटिव में आ जाएगा। और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ तो आपस में सास ससुर ये भी आ चुके हैं। तो ये एक लिस्ट है जो आपको इनकम टैक्स में जब भी किसी से गिफ्ट लें या दें, उनको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपकी टैक्सबिलिटी है डिसाइड होने वाली है। अब दोस्तों हमने रिलेटिव तो देख लिए। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव इज टैक्स फ्री विदाउट एनी लिमिट्स का क्या मतलब हुआ? आपको 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़, कितना भी पैसा इनमें से कोई भी आपको देता है। ये मैंने जो आपको प्यारे प्यारे रिश्ते बताए हैं, क्योंकि आजकल रिश्तों का वो बात नहीं रही है दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने सिर्फ रिलेशन के लिए ही यहाँ पे रह गया है। तो यहाँ पे डोनर यानी कि जो गिफ्ट दे रहा है उसको तो दोस्तों दे रहा है तो उसकी तो कोई वैसे भी इनकम ये नहीं है, उसको तो पैसा है, उसकी पूंजी घट रही है। और डोनी जो ले रहा है उसको भी यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन एक चीज का ध्यान दें, जो गिफ्ट दे रहा है उसको इनकम टैक्स के अंदर किसी भी तरह की कोई डिडक्शंस, उसकी मान लीजिए इनकम है, एक व्यक्ति है उसने 50 लाख की सैलरी कमा ली और वो सारी की सारी सैलरी अपने फादर को दे देता है, तो इस 50 लाख पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। उसकी इस तरह से कोई जैसे ATC LIC वगैरह की छूट मिलती है, वैसे इसको छूट नहीं मिलने
वाली है। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपकी इस रिलेटिव की लिस्ट में नहीं आते हैं। अगर मान लीजिए सुमित है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो इस लिस्ट के अंदर नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति है, कोई फीमेल है, कोई महिला है, उनके कोई मित्र हैं जो कि बॉयफ्रेंड है, उनसे कोई गिफ्ट आता है तो वो भी इस लिस्ट में नहीं आएगा। तो आप अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कोई भी आप गिफ्ट दें तो दोस्तों 50,000 रुपये से ज़्यादा का देते हैं तो उनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। कोई कजन है, मेरे चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, भुआ का लड़का, फूफा का लड़का, वो इसमें नहीं आएगा। और कजन के स्पाउस हैं तो वो भी इसमें नहीं आएंगे। ब्रदर ऑफ साला, क्योंकि मेरा साला तो है, मेरे आपको बता दिया था रियल साला और रियल साली है, वही सिर्फ इस लिस्ट के अंदर आने वाले हैं। अब दोस्तों मैरिज की बात कर लेते हैं। जिंदगी में हर एक व्यक्ति को एक टाइम आता है जब उसको मैरिज करवानी पड़ती है तो गिफ्ट मिलेगा शादी के अवसर पर। दोस्तों चाहे रिलेटिव से मिले चाहे नॉन रिलेटिव से मिले, आप बहुत लोग इसको शगुन बोलते हैं जो लिफाफे में डालते हैं, बान बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। आपने सुना होगा KL राहुल को सुनील सेठी ने ये कार दी थी, गोल्ड दिया था। तो जितना भी पैसा आपको मिलेगा गिफ्ट के ओकेजन पर वो आपका सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। मेक श्योर करें आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करें, एक रजिस्टर मेंटेन करें कि ये पैसा कहाँ कहाँ से किस किस ने आपको दिया था। मैक्सिमम अमाउंट मैंने बता दिया दोस्तों, GST, RBI, FEMA, ED, इनकम टैक्स के अंदर कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, कितना मर्जी पैसा। लेकिन जो गिफ्ट दे रहा है उसको लेजिटमेट सोर्स से पैसा देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? अब दोस्तों एक व्यक्ति था जो ब्लैक मनी 2 नंबर का पैसा कमाता है, टैक्स नहीं देता है और वो नगद के अंदर 1 करोड़ रुपए पड़ा था, वो गिफ्ट दे सकता है, वो गिफ्ट नहीं दे सकता है। एक फादर थे, वो रिटायर हो गए, उनको 50 लाख रुपए मिले तो ये पैसा 1 नंबर का है, अपने बेटे को गिफ्ट दे सकता है। एक फादर ने अपनी FD तुड़वाकर जो पैसा था वो अपने बेटे को दे दिया। आपकी सैलरी आ रही है, आपकी बिजनेस की इनकम है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं मेरे फादर को गिफ्ट देता हूं या फादर साहब से गिफ्ट लेता हूं और हर महीने मुझे वो 10,000 रुपए देते हैं, तो क्या सर ये सही है या एक बार में ही मैं 1.25 लाख रुपए ले लूं? तो गिफ्ट आप ले सकते हैं वन टाइम भी और आप बार बार भी। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेना था, या हर महीने, हर साल, हर दिन भी आप गिफ्ट ले सकते हैं। लेकिन आपको इसके अंदर थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी दोस्तों। आपको बेटर तो यही रहेगा कि वन टाइम आप लें और वही भी अपने बैंक अकाउंट में लें, क्योंकि जस्टिफाई करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज ऐसी कोई मनाही आपको नहीं है कि आप हर महीने नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर उनके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिफ्ट डीड की अभी हम बात करेंगे तो आप 10 महीने में 12 बार आपने पैसा लिया तो 12 बार गिफ्ट डीड थोड़ी ना बनाएंगे, आप बार बार इसी काम में थोड़ी लगे रहेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे के पूरे साल की एक सिंगल गिफ्ट डीड बना करके उन ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों कैश इज किंग, जो 8 साल के कोई बच्चा है या 60 साल के कोई बुजुर्ग हैं, कैश के बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये दोस्तों स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। इनकम टैक्स वालों को सब कुछ मंजूर है लेकिन कैश में लेन देन लेना मंजूर नहीं है। और दोस्तों 2 लाख से ज्यादा का कैश आप किसी से भी ले लेते हैं, चाहे आप कोई सेल कर रहे हैं, चाहे गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे लोन ले रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। लेने वाले पर दोस्तों बराबर अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए आपने, मैं वो ब्लैक मनी वाली बात बताई थी, आपके फादर हैं, वो 2 नंबर का काम करते हैं, उनके पास 5 लाख रुपए नगद पड़ा है और आप बोलते हैं पापा जी ये मुझे गिफ्ट दे दो। पापा जी ने आपको गिफ्ट दे दिए और बेटा जी गए बैंक में जाकर के जमा करा दिए, ITR नहीं भरी, नोटिस आ गया। अब आप कहोगे कि मैंने तो गिफ्ट लिया था। तो दोस्तों 5 लाख रुपए की पेनल्टी आपको लग जाएगी लेने वाले को। तो 2 लाख से ऊपर का आपको किसी भी व्यक्ति से कैश के अंदर गिफ्ट नहीं लेना है। कोई शेयर वगैरह, दोस्तों आजकल डीमैट, बहुत तरह के शेयर्स, इन्वेस्टमेंट की बात चलती है, तो ये ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन शो होंगे जिस व्यक्ति ने गिफ्ट लिया, जिस व्यक्ति ने गिफ्ट दिया, क्योंकि पैन कार्ड के बिना आप अपने शेयर्स को इधर उधर नहीं कर सकते हैं। और पैन कार्ड इनकम टैक्स का सबसे बड़ा हथियार है। इनकम टैक्स के अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, AIS, TIS नाम के फॉर्म होते हैं। तो डोनी को उनको दोस्तों यहाँ पे सेल की जगह ऑफलाइन सेल्स में दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर हैं, मैं उन्हें बेचूंगा, मैंने 5 लाख के लिए थे, तो मुझे तो 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन यही मैं गिफ्ट दे दूंगा तो मुझे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसको गिफ्ट ले लेगा और वो बाद में बेचेगा तो उसे तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कोई कार, कोई घर, कोई ज्वेलरी, वो भी गिफ्ट के तौर पर ली जा सकती है। लेकिन जब वो लेने वाला व्यक्ति उसको बेचेगा तो उसको तो प्रॉपर टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। गिफ्ट इन कैश, काइंड और बैंक, एवरीथिंग इज टैक्स फ्री। लेकिन दोस्तों कैश की लिमिट आप 2 लाख रुपए की प्लीज ध्यान में रहें। आप बैंक में लें, आपको कोई कार मिल गई, आपको कोई ज्वेलरी मिल गई, कोई चांदी का सिक्का किसी ने गिफ्ट दे दिया, ये सारा का सारा अगर रिलेटिव से मिला है तो टैक्स फ्री हो जाएगा। गिफ्ट को बैंक अकाउंट में लें
या कैसे लें, इस चीज का बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आपने एक कार खरीदनी है दोस्तों, अब आपके पिताजी, भगवान ऐसे पिताजी सभी को दें, वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं मेरे बेटे को कार गिफ्ट देना चाहता हूं, लेकिन जो पैसा पड़ा है वो तो फादर साहब के अकाउंट में पड़े हैं, तो क्या ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए फादर साहब से डीलर के अकाउंट में? लेकिन आपको क्या करना है, पहले आपको अपने अकाउंट में ले लेना है, क्योंकि वो गिफ्ट तो फादर साहब ने आपको दे दिया। या एक काम कर सकते हैं, गिफ्ट अगर वो आपको ये पैसा गिफ्ट लेना है या कार गिफ्ट लेनी है, उन दोनों में फर्क है। फादर साहब ने पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर किया और वो कार जब आपके नाम होगी तो गिफ्ट डीड के अंदर आपको वहां पे कार लिखनी पड़ेगी। तो 10 लाख से ज्यादा की कार लेते हो तो पैन कार्ड देना पड़ेगा और आपका 1% का TCS भी कलेक्ट होता है। और एक मजे की बात दोस्तों, फादर साहब के खाते से नगद निकाल करके फिर खुद के खाते में नगद निकालने की बेवकूफी नहीं करनी है, क्योंकि ये लिमिट आपकी दोस्तों क्रॉस हो जाएगी, इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा और आपको पेनल्टी लेनी पड़ सकती है। तो कोशिश करें पहले आप अपने अकाउंट में पैसा लें, फिर सामने वाले को दें। क्या क्या डॉक्यूमेंट दोस्तों, डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गिफ्ट डीड दोस्तों, एक प्रॉपर आपको गिफ्ट डीड का फॉर्मेट चाहिए तो आप बताइएगा, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी हम इसे डाल देंगे, जिसमें कि 100, 200, 500, 1000 जितने भी रुपए का स्टैम्प पेपर आपकी स्टेट के हिसाब से आप तहसील में जाकर के कंफर्म करेंगे। यहाँ पे डोनर डोनी, लेने वाले देने वाले ने क्या क्या गिफ्ट किसको दिया, साइन हो जाएंगे। इन फ्यूचर के अंदर ये डॉक्यूमेंट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप विल भी लिख सकते हैं और इसे ओथ एंड नोटरी कराना बिल्कुल सुनिश्चित करें दोस्तों। एक केस हुआ था कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक बाप ने अपने एक बेटे को गिफ्ट कर दी थी और यहाँ पे इसे ओथ नहीं करवाया था, नोटरी नहीं करवाया था, और बाद में दोस्तों क्या हुआ, वो फादर साहब एक्सपायर हो गए, उसका दूसरा बेटा उसने दावा ठोक दिया, क्योंकि आपको पता होगा उसकी प्रॉपर्टी के जितने भी लीगल हेयर होते हैं, वारिस होते हैं, सब यहाँ पे उसके उत्तराधिकारी होते हैं। तो वो व्यक्ति जिससे गिफ्ट मिला था वो केस हार गया, बाद में बराबर हिस्से में उसे बांटना पड़ा। स्टैम्प पेपर प्रॉपर लीजिए, विटनेस गवाह लीगल हेयर को भी बना लीजिए दोस्तों, NOC भी ले लीजिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर एक मिस्टर फादर हैं और B, C और D में से अगर B को गिफ्ट मिल रहा है तो बाकी दोनों के ये लीगल हेयर हैं, इनको विटनेस वहां पे गवाह बना लीजिए। ये देखिए कि आपके सामने सारा का सारा काम हुआ है। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों, ITR भरनी कब जरूरी है, जब आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है। हालांकि 12 लाख रुपए तक की नॉर्मल इनकम है, टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको गिफ्ट दिखाने का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो गिफ्ट देने वाले को ना ही गिफ्ट लेने वाले को। व्हेन यू जनरेट इनकम, फादर साहब ने 10 लाख रुपए आपको दिया, आपने वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, अब इस शेयर से जो कमाई होगी वो तो आप अपनी ITR में दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और यहाँ पे जो भी इनकम जनरेट करेंगे, मान लीजिए ITR 3 आप कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं और गिफ्ट देने वाला है वो अपने कैपिटल अकाउंट से इतनी पूंजी को घटा सकता है, और जिस व्यक्ति को गिफ्ट मिला है वो कहता है नहीं सर मुझे तो ये गिफ्ट ITR में दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि टैक्स तो इस पे लगेगा नहीं। तो एग्जम्प्ट इनकम के अंदर जाकर के, अदर्स में जाकर के वहां आप लिख सकते हैं कि गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फादर मदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है, डोनर होता है जो गिफ्ट दे रहा है, उसका सोर्स लेजिटिमेट 1 नंबर का ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची, FD के इन्वेस्टमेंट के जो भी काम करना था, अब मान लीजिए एक फादर था, उसने अपने बेटे को 1 करोड़ रुपए गिफ्ट दे दिया, आपने उसकी FD करा ली जो कि 10 लाख से ज्यादा है, प्रॉपर्टी खरीद ली दोस्तों 30 लाख से ज्यादा है, तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भाई साहब 1 करोड़ रुपए की FD कराई, पैसा कहां से आया था, तो आप बोलेंगे ये तो मुझे गिफ्ट मिला था, ये देखिए मेरे फादर साहब ने मुझे 1 करोड़ दिया। अब वो इनकम टैक्स वाले आपके फादर साहब के पास पहुंच सकते हैं, वो बोलेंगे कि फादर साहब आपके पास 1 करोड़ कहां से आया था, फादर साहब कहेंगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। तो दोस्तों डोनर ये बोगस एंट्री दिखाने के लिए, कई बार 2 नंबर का पैसा होता है किसी व्यक्ति के पास, तो वो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को फंसा भी सकता है, तो इस चीज का भी मेक श्योर करना है। सजेशन दोस्तों, छोटी छोटी बातों के लिए आपको टैक्स प्रोफेशनल की दोस्तों रूल इतने पेचीदापन हो गए हैं, हर बार बदलते रहते हैं, आपका एक पर्सनल CA जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। आप लोगों के कमेंट्स में तो हम रिप्लाई करते ही करते हैं। प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपको बताए रिकॉर्ड रखें, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, प्रॉपर ITR भरना आपको सुनिश्चित करना है। एक क्विज दोस्तों, मान लीजिए एक भाई है और उसके भाई का लड़का हो गया, मान लीजिए तो वो भतीजा माना जाता है, एक भतीजे ने आपको 51,000 रुपए का गिफ्ट दिया, तो क्या
ये आपकी इनकम में जुड़ेगा तो क्या 1000 रुपए ऊपर वाला जुड़ेगा या सारी की सारी अमाउंट जुड़ेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा बहुत हौसला बढ़ जाता है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो गिफ्ट के नाम पर अननेसेसरी लेन देन करते रहते हैं लेकिन उन्हें लिमिट का नहीं पता था। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।